नमस्कार, टीवी 100 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं कुलीन गुप्ता और आज हमारे साथ मौजूद हैं ओएनजीसी की एक्सप्लोरेशन डायरेक्टर श्रीमती सुषमा रावत। मैम, टीवी 100 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, उत्तराखंड मूल से आप आती हैं, तो आपकी शुरुआती जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? कहाँ से एजुकेशन कैसे आई? मेरा जन्म देहरादून में ही हुआ और वहीं पर मैंने स्कूल की भी और कॉलेज की भी पढ़ाई करी है। तो हालांकि मेरे पेरेंट्स पौड़ी से हैं, पौड़ी गढ़वाल के, लेकिन सेटल देहरादून हो गए थे। तो इसलिए देहरादून ही मेरा मूल स्थान है, अभी बोलना चाहिए। या नहीं तो वहाँ से फिर ओएनजीसी तक का सफ़र किस तरीके का रहा? वहाँ से क्या सेकेंडरी इन एजुकेशन? हाँ, लाइक एमएससी जियोलॉजी भी मैं जियोलॉजी मेरा पसंद का विषय था, इसलिए मैंने लिया था। और एमएससी जियोलॉजी के बाद में मुझे एक पीएचडी करने के लिए सीएसआईआर का रिसर्च फेलोशिप मिल गया था, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। तो मैं पीएचडी के लिए भी अप्लाई किया था और 1.5 साल मैंने पीएचडी का काम किया है, जो कि शिमला हिमालय पे था। और उसी के दौरान में पहले 88 और फिर 89 में रिटन एग्ज़ाम होता है इसके लिए ओएनजीसी में। तो रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद फिर इंटरव्यू क्वालिफाई करके मैंने 89 में फिर जीटी बैच ज्वाइन किया। मैम, अभी भी क्या प्रक्रिया ऑलमोस्ट सेम है या कुछ बदलाव है? अभी तो जीटी हालांकि ग्रेजुएट ट्रेनीज ही बोलते हैं उनको, और वो E1 लेवल का, एग्जीक्यूटिव 1 लेवल का इंडक्शन होता है अलग अलग डिसिप्लिन्स में, अलग अलग विषय में। और अभी गेट के थ्रू आते हैं। बीच में कुछ यूनिवर्सिटीज़ और आईआईटीज़ में कैंपस रिक्रूटमेंट भी है, तो उसके द्वारा भी इंजीनियर्स और जियो साइंटिस्ट को लेते हैं। मैम, बात करें एक्सप्लोरेशन की, अब डायरेक्टर एक्सप्लोरेशन है, तो इसमें किस तरीके की, क्या सिर्फ ऑयल एंड गैस की ही रिसर्च होती है या मिनरल्स का भी इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहती है? किस तरीके से? बेसिकली तो पूरा क्या कहना चाहिए, लिथोलॉजी जो है, पत्थरों का वो अध्ययन करते हैं, भूगर्भ का। भूगर्भ में जो भी कुछ आता है उसके बारे में हमें जानकारी होती है, और उसी के लिए सर्वेज वगैरह हम लोग करते हैं, जो कि रिमोट सेंसिंग से शुरू होके, और जो साइस्मिक सर्वेज है, ग्रेविटी मैग्नेटिक है, जियोकेमिकल है। सो ये सारे सर्वेज हम लोग करते हैं और उसके बाद ड्रिलिंग करते हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसमें हमें ये भी पता चलता है कि पानी वगैरह कहाँ है, हमें ये भी पता चलता है कि भूगर्भ में तापमान कितना है, जो जियोथर्मल अगर आज बोलते हैं तो हम वो भी बता सकते हैं कि इसका जियोथर्मल पोटेंशियल कितना है या ग्रेडियंट। और ऑयल एंड गैस, क्योंकि हम लोगों का ऊर्जा के लिए ऑयल और गैस की खोज करते हैं हम, तो इसीलिए हम लोग उस पर बेसिकली फोकस करते हैं, लेकिन जानकारी इन सब चीज़ों का होता है। मैम, जियोथर्मल की आपने बात की, जियोथर्मल के बारे में काफ़ी समय से बात चल रही है। क्या इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशंस शुरू होंगी या हो गई है, या किस तरीके से? ओएनजीसी की तरफ से 2022 में एक लद्दाख में पुगा में वेल ड्रिल किया था। ब्लो आउट होने के कारण हमने छोड़ दिया है, लेकिन अभी हमने क्या किया, अभी आप देखेंगे कि हफ्ते 15 दिन में हम लोग एक एटलस भी ला रहे हैं ओएनजीसी की तरफ से, एक्सप्लोरेशन वाले, जिसमें पूरे देश के पोटेंशियल, जियोथर्मल पोटेंशियल के मैप्स बना दिए हैं हम लोगों ने। और उत्तराखंड की अगर हम खास बात करते हैं तो यहाँ पर भी कुछ जगह हैं जिसमें ज़्यादा तापमान होने का अंदेशा है हम लोगों को। आप हॉट वाटर स्प्रिंग्स के बारे में अगर जानते होंगे, तो इसमें हम लोगों ने 3 जगह आइडेंटिफाई करी हैं, और आगे के लिए हम उसको प्रोजेक्ट के रूप में भी लाना चाहते हैं। मैम, तो क्या जैसे इंडस्ट्रीज हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा यूज़ करती है, तो उनके लिए क्या इस तरीके की जगहें सूटेबल होंगी इंडस्ट्रीज डालने के लिए? मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन, मतलब बेनिफिट्स। इसको 2-3 उसमें, एक तो लो लेवल उसका जियोथर्मल होता है, जिससे कि आप हाउसेस की हीटिंग कर सकते हैं, या फिर लो टेम्परेचर डिवाइसेस को रन कर सकते हैं। और दूसरा होता है जिससे कि हम स्टीम जनरेट करके उसको
टरबाइंस चला के फिर वो बिजली में कन्वर्ट हो जाता है। तो दैट कैन बी मतलब वो फिर ग्रिड में आप ले सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो ये दोनों तरह के हो सकते हैं डिपेंडिंग कि उसका पोटेंशियल कितना है। मैम उत्तराखंड की बात करते हैं, और किस प्रकार का पोटेंशियल उत्तराखंड के अंदर जियोथर्मल के अलावा है? ये देख रहे थे। दूसरा हम लोगों ने एक आप अगर ईवी की बात करते हैं या फिर रिन्यूएबल्स की बात करते हैं तो एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आपने तो उत्तराखंड में देखा है, हाइडल प्रोजेक्ट्स जो है उसमें। दूसरा हम लोगों ने एक पीएसपी जो होता है पंप स्टोरेज सिस्टम्स है, तो उसमें 24/7 एनर्जी वो होता है। तो इसका भी हम एक क्या कहते हैं इनिशियल स्टडी करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है कि दिन के टाइम पे सोलर पे चलेगा और उसमें पानी जो है वो वापस पंप ऊपर हाइट पे होगा, और रात के समय क्योंकि सूर्य रहता नहीं है तो जो काइनेटिक एनर्जी उसके वाटरफॉल से जनरेट होगी तो उसको भी स्टोर किया जा सकता है। इट्स अ साइक्लिक प्रोसेस। तो ये पंप्स, हाँ, तो वो सब उससे चल सकता है। तो दिस इज़ अ 24/7 अवेलेबिलिटी मतलब रहेगा ऊर्जा का। तो इसको हम लोग कर सकते हैं, मतलब पोटेंशियल है। तो उत्तराखंड जैसे क्षेत्र के लिए ये काफ़ी अच्छा रहेगा। मैम पोटेंशियल और काइनेटिक की बात, बहुत पोटेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अभी आने वाली है देश में, जो देखने में लग रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या देश और सरकार वो रिक्वायरमेंट्स मीट कर पाएगी या क्या कुछ करना पड़ेगा? मुझे लगता है कि कर पाएगी, क्योंकि देखिए अगर आप सोलर की बात करते हैं और अगर हम मिसाल के तौर पे देहरादून ही ले लेते हैं तो खासकर अभी जाड़ों के समय में बहुत लोगों की छत पे आपने देखा होगा जो वाटर हीटिंग का सिस्टम है वो सोलर जनरेटेड हीटर्स हैं। तो हम हमारे ही खुद घर में हमने एक 3 kV का वो लगाया था 2015-16 में। तो घर के लिए तो बिजली वहीं से ही जनरेट हो जाती है। तो मेरे ख्याल से रिन्यूएबल आगे आने वाले में, अभी तो एफिशिएंसी भी बढ़ रही है और सोलर पैनल्स भी बेहतर होते जा रहे हैं। प्लस अगर जैसे उत्तराखंड सरकार भी अगर उसको ग्रिड में सरप्लस जो लेती है इलेक्ट्रिसिटी, उसका कुछ एक नॉमिनल पेमेंट कर दे जहाँ से वो जनरेट हो रही है, मतलब हाउस ओनर को। चिप मैन्युफैक्चरिंग इज बिकमिंग चीपर एंड बैटरी भी अब सस्ती होती जा रही है। तो मेरे ख्याल से तो मुझे तो लगता है लोग भी उस तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हैं, है ना। उनका रुझान भी हो रहा है कि भाई हम लोग कुछ ग्रीन करें, है ना। तो आप बच्चों को ही देखते हैं, अभी तो जैसे दिवाली में भी वो इतने एनवायरनमेंट कॉन्शियस हो गए हैं कि दिवाली में पटाखे भी नहीं छोड़ते। तो धीरे धीरे तो उसकी जगह अब ड्रोन्स का सिस्टम आ सकता है। आई थिंक हम लोग सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं इसमें। जी मैम, अगर मैं बात करूं, लाइक आपने अभी ईवी का जिक्र किया, तो और देश में भी कह रहे हैं कि 2030 के बाद जो डीजल पेट्रोल की कार्स की सेल को एक तरीके से नेगेटिव उसमें देखा जा रहा है कि भाई वी शुड मूव मोर टुवर्ड्स ईवी। तो कितना सस्टेनेबल लगता है आपको इस तरीके का फॉर्मूला? आई थिंक सस्टेनेबल तो होगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ ग्रीन एनर्जी बढ़ेगी देश में। और जैसे हम लोग एथनॉल ब्लेंडिंग का ही बात करते थे, खुद ही बोलते हैं हम लोग कि 7% था, 15 का ये था, लेकिन टारगेट ऑलरेडी हम लोग 15 से ऊपर हैं, 20-22% एथनॉल ब्लेंडिंग पे आ गए हैं। तो इसी तरह से आई थिंक वो एक्सपोनेंशियली ये सब बढ़ेगा। तो जो 2030 में आप बोल रहे हैं ईवी का, तो मेरे ख्याल से इट विल बिकम अ नेसेसिटी। इनिशियली इट विल स्टार्ट एज अ फैड और अ फैशन। जिसके पास एक गाड़ी अगर नॉर्मल है तो शायद वो दूसरी गाड़ी ईवी लेना चाहेगा जिसका कि कम यूज़ करे, बट मेरे ख्याल से ये कैच ऑन कर जाएगा। मेरे घर में वैसे 2 ईवी हो गई हैं मैम, इट्स अ वेरी कन्वीनियंट थिंग। बट एक सवाल एज एन ईवी ओनर की तरफ से अगर पूछूं, जो मैंने सुना है या लोग डिस्कस करते हैं कि इसकी बैटरी भी पोल्यूटिंग होगी अल्टीमेटली। वो है लिथियम का जैसे अगर, लेकिन बट इन कंपैरिजन अगर हम दोनों चीज़ों का कंपैरिजन करें, जो द अमाउंट ऑफ पोल्यूशन जो पेट्रोल या डीजल से होता है वर्सेस ईवी से, ईवी से मेरे ख्याल से कम होगा। इसमें 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो जो आपका जब बैटरी आप डिस्कार्ड करेंगे, पहले तो उसको सोर्सिंग लिथियम भी आप कहाँ से लाएंगे, इट विल बिकम अनदर जियोपॉलिटिकल वेपन, यू नो, सोर्सिंग ऑफ लिथियम अपना बैटरी।
अब कह रहे हैं कश्मीर के पास कुछ माइंस के बारे में बातें हैं। देयर कैन बी अल्टरनेट टू लिथियम आल्सो इन द डेज टू कम। लोग सोडियम का भी कह रहे हैं कि शायद सोडियम की भी कोई ऑप्शन, अलग अलग अल्टरनेटिव्स ला रहे हैं ना लिथियम के अलावा। तो दूसरा ये है कि जो इलेक्ट्रिसिटी जिस पे वो चल रहा है वो कोल जनरेटेड है क्या या वो सोलर जनरेटेड है, तो वो भी एक एस्पेक्ट है। तो आई थिंक उधर भी मेरे ख्याल से इम्प्रूवमेंट होगा। एंड पेट्रोल से तो डायरेक्टली आप एयर में पोल्यूशन आ रहा है, तो ईवी से ये है कि आपका एयर पोल्यूशन के लेवल्स काफ़ी कम हो जाएंगे, एटलीस्ट इन द सिटीज़ या ये सब। क्या बैटरी डिस्कार्डिंग के कुछ सिस्टम इस तरीके के नहीं क्रिएट हो सकते कि उससे उस लेवल का पोल्यूशन ना हो जो लोग डिस्कस कर रहे हैं? माइट बी एन केमिकल वर्ल्ड में तो बहुत इनोवेटिव वर्ल्ड है वो, उसका डिस्कार्डेड बैटरीज का कुछ रिसाइकलिंग या उसका कहीं किसी और चीज़ में यूसेज, इफ़ दे कैन कम अप विद दैट आई थिंक कर सकते हैं इसको। मैम ओवरऑल बात करें तो जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उसको आपको क्या फ्यूचर लगता है, कितने साल तक फॉसिल फ्यूल्स जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल्स हैं? देखिए फॉसिल फ्यूल अगर आप बात करें, फॉसिल फ्यूल का एक मेजर खासकर इंडिया में तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, ठीक है। अब अगर हम उस और दूसरा है पेट्रोकेम तो आजकल प्लास्टिक आपको हर चीज़ में मिलेगा, फैब्रिक से लेके पैकेजिंग से लेके एवरीथिंग इज पेट्रोकेम प्लस डेरिवेटिव्स आउट ऑफ क्रूड ऑयल जो होता है, उसका तो कमी मुझे लगता नहीं कि कभी कम होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में आप ईवी का जैसे बात कर रहे थे, तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर का में जो कंजम्पशन है फॉसिल फ्यूल का दैट विल डेफिनेटली रिड्यूस, बट द पेट्रोकेम विल स्टिल बी गोइंग स्ट्रॉन्ग। तो अगले 20-30 साल में तो हमें लगता है कि ज़रूरत तो पड़ेगा हम लोगों के लिए। But will be a descending graph still. Yes. दूसरा है एविएशन फ्यूल विद द इंक्रीज इन द ट्रैवल ऑफ पीपल। आप देख ही रहे हैं अनलेस एंड अनटिल आप साफ लाएं, मतलब जो इससे बायो फ्यूल्स जो एविएशन फ्यूल में आता है। जापान just tested it with cow dung. Japanese just again it has to be at a quantity easily available. तो आपका जब एयरलाइंस चलेगा तो उनका तो सप्लाई चेन हैज़ टू बी एब्सोल्युटली मतलब इमैक्युलेट होना चाहिए वो तो लेकिन ये सब पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मेरे ख्याल से फॉसिल फ्यूल का तो ज़रूरत पड़ेगा। गैस हमारे लिए ट्रांजिशन रहेगा। आपने देखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2070 कुछ सोच के ही बोला है, क्योंकि और दूसरा यह है इंडिया जैसे जो सेटअप है उसमें बहुत सारे लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक स्ट्रेटा बहुत वेरिएंस है। तो आपको वहाँ पर ईवी का ले जाना या ईवी का वो थोड़ा सा मतलब लॉन्ग टर्म रहेगा। मैं ये नहीं कह रही कि नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म रहेगा। तो आपको शायद तेल वहाँ पर ज़रूरत हो इनिशियली, और दूसरा ये है कि गैस तो ट्रांजिशनल उसमें आई गई, और प्राकृतिक गैस तो फिर हम लोगों की एक्सप्लोरेशन से ही आएगा, खोज से ही आएगा। मैम समय चलते चलते हम चाहेंगे कि आप देश के और उत्तराखंड के बच्चों के लिए और जनता के लिए भी कोई संदेश दें। संदेश तो मुझे मतलब बच्चों को ये कहना है कि आप अपने को सक्षम बनाइए, हर चीज़ में सक्षम बनाएं। जितना आप सीख सकते हैं, जितना आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आप अपने जो आपकी क्षमता है, जो आपका पोटेंशियल है, उसको कभी गवाइएगा नहीं। और उत्तराखंड से खासकर मुझे ये है, और मैं उसमें गर्व भी महसूस करती हूँ कि हम लोग बहुत अडेप्टिव होते हैं। और दूसरे मैंने ये भी देखा है कि हम लोग क्राइसिस मैनेजमेंट में शायद बहुत अच्छे भी रहते हैं। और मेरे ख्याल से क्योंकि दुर्गम क्षेत्रों से आते हैं, छोटे क्षेत्रों से आते हैं, तो हम लोग हर तरह के माहौल में बहुत अच्छे से एडजस्ट हो जाते हैं। जहाँ भी हम गए हैं, और मैं काफ़ी ट्रैवल किया है, अगर बोलते हैं कि अच्छा कहाँ से हैं आप, तो उत्तराखंड, तो उन लोगों का एक बहुत अच्छा सा एक हम लोगों के बारे में छवि है कि भाई आप लोग सीधे होते हैं, मेहनती होते हैं। बट मेरे ख्याल से ये हम लोग उसको प्रूव भी कर पाते हैं। दूसरा ये है कि उत्तराखंड में स्कूलिंग और माहौल जो है, जो वातावरण है,
वो बहुत कंड्यूसिव है, बहुत अच्छा है पढ़ाई के लिए और खेल कूद के लिए भी। मैं तो खेल कूद को भी उतना ही महत्व देती हूँ एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, और जीवन में आगे आने वाले जो टीम वर्क होता है, जो एक दूसरे के साथ में तालमेल बैठाना पड़ता है कॉरपोरेट ऑफिसेज में आके या किसी भी उसमें, तो उत्तराखंड के बच्चों में बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं उत्तराखंड में, और अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत हैं, और प्राकृतिक सुंदरता में मेरे ख्याल से काम करने का लगन भी थोड़ा ज़्यादा रहता है। और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है कि हम लोग सिंप्लिसिटी में बिलीव करते हैं जी। तो मेरा यही मानना रहेगा कि आप अच्छे से और आजकल तो व्यवसाय भी बहुत अलग अलग तरह के हो गए हैं, तो आप अपने आप को अच्छे से डेवलप करिए और अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए हर चीज़ में। मैम, टीवी यूनिट से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको थैंक यू, नमस्कार। और ये थी श्रीमती सुषमा रावत, जिनसे की हमने एक खास मुलाकात।